देखिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली सल्तनत काल का जो 5 वंशज था उसमें से हम लोग गुलाम वंश के बारे में कुछ जानेंगे और गुलाम वंश के कुछ हम उससे गुलाम वंश से जुड़े हुए कुछ उसके प्रश्न और उत्तर को समझ लेते हैं क्या है। देखिए गुलाम वंश में जितने भी शासक आए थे उनके बारे में भी आप लोग को समझ लेना है और इस गुलाम वंश से कुछ आपको प्रश्न समझ लेना है क्योंकि एक एक वंशज के बारे में बताने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ा दी तो कभी मैं उसके बाद कभी खिलजी वंश के विषय में चली जाऊंगी, या तो फिर मैं कभी अकबर के हुमायूं किसी के बारे में आप लोगों को उससे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है आपका कवर हो गया है और इसमें का जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत वाला भी, और हम लोग कौन सा और एक था इसके बाद आया था जो बाबर वाले में भी हम लोग पढ़ लिए, जो मुगल साम्राज्य था उसको भी हम पढ़ लिए हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके गुलाम वंश के बारे में समझ लेते हैं। पूछेगा आपसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गुलाम वंश का संस्थापक के बारे में अगर पूछता है तो आप तुरंत बताना कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो समय काल था कब से कब तक चला था? 1206 से लेके 1290 तक। 1206 में जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, इसके बाद गुलाम वंश स्टार्ट इल्तुतमिश कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश आके दिल्ली में आके रहने लगता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत इसके समय में नहीं हुआ था। जब अगला शासक आएगा उस समय दिल्ली सल्तनत काल कहेगा, क्योंकि जब भी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो राजधानी इसने दिल्ली नहीं बनाया था, दिल्ली अपनी राजधानी नहीं बनाया था, ये लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। इसलिए अभी तक ये अपनी राजधानी नहीं, इसलिए हम लोग तब तक के दिल्ली सल्तनत नहीं कह सकते जब तक इसकी मृत्यु न हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में मतलब दिल्ली में राज करता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत तब हम नहीं कहेंगे उसे। लेकिन जैसे ही अगला शासक आएगा इसकी मृत्यु के बाद 1210 में जैसे ही इसकी मृत्यु होगी तब दूसरा शासक आ जाएगा, तब उसके बारे में भी आपको देखना। गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप समझ लिए। ऐबक का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, ध्यान में रहे, चाहे यालदोज हो या फिर बख्तियार खिलजी हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये सब गौरी के गुलाम थे। क्या थे? गौरी के गुलाम थे। लेकिन जैसे ही अपने बेटी का शादी किससे कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से गौरी अपनी बेटी का शादी कर देता है, तब ये उसका दामाद हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दामाद हो जाता है। वो भी आया था भारत में, बहुत सारे जगहों पे हमला भी किया। तराइन का प्रथम युद्ध किया, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ में किया था। वो सारे क्वेश्चन इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के विषय में और मैं गौरी के विषय में जब वो क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी तब उसमें भी आपको समझना होगा, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुरु कौन था? गुरु पूछता है तब आप बता देना कि बख्तियार काकी था। बख्तियार काकी। और ध्यान में रहे कि ये जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी और बख्तियार काकी दोनों में आप लोगों को फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस है। काकी और खिलजी दोनों में अंतर है। बख्तियार जो खिलजी था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए। अब आपको मतलब कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐबक का गुरु कौन था? बख्तियार काकी। कौन था? बख्तियार काकी। ऐबक ने कौन सा उपाधि उसको मिला था? कौन सा? उसे कुरान खान की उपाधि मिली थी। कुरान खान यानी कि उसको कुरान की पूरा ज्ञान हो गया था, इसलिए उसे कुरान खान कहा गया था। वो दिल्ली का मतलब कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक राजा नहीं था। संस्थापक वो था लेकिन वास्तविक राजा नहीं था। वास्तविक राजा दूसरा आएगा, क्योंकि ये गुलाम था और गुलाम बन के ही रह गया, क्योंकि ये अपना राज्य अभिषेक जो होता है ना, ये नहीं कराया था, ठीक है। उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन था? उत्तर भारत का, भारत अपना है, उत्तर भारत यानी दिल्ली के साइड उत्तर भारत हो गया, नीचे तमिलनाडु के साइड में आपका हो गया दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत का तुर्क शासक कौन सा था? तुर्क शासक कौन आया था? तो ये सब तुर्क से थे। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत के तुर्क मतलब तुर्क से आए हुए लोग वहां पे शासन कर रहे थे, ठीक है। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे निर्माण होना चाहिए, निर्माण नहीं, निर्माण होना चाहिए। क्या चीज? निर्माण। किसने किया था? ऐबक ने कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उस समय वो मतलब कि एक विद्यालय था, विद्यालय को मरम्मत करा दिया, उसे ही
2.5 दिन का झोपड़ा माना गया कि वो 2.5 दिन का ही झोपड़ा है। ऐबक की मृत्यु कब हो गई? ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। 1210 में इसकी मृत्यु लाहौर में हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है लाहौर में हो जाती है। चौगाना खेलते हुए वो घोड़े से गिरता है और उसके ऊपर घोड़ा बहुत सारे चढ़ जाते हैं, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके गर्दन की जो नसें होती है वो टूट जाती है और बहुत सारे घोड़ा रहते हैं, दौड़ लगाते हैं और गर्दन पर चढ़ते हैं, उसकी गर्दन की नसें टूट जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दिन तक राज नहीं कर पाया था। गौरी 1206 में मर गया था, मतलब उसका मृत्यु हो गया था। गौरी का 1206 में मृत्यु हो गया था। 6 से लेके ये 10 तक ही राज कर पाया था, यानी कि 4 साल तक पूरा टोटल सिर्फ राज कर पाया था और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में आप लोग को समझना होगा कि जो इसके बाद अगला शासक आता है उसका नाम रहता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। ध्यान में रहे, किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। अब आता है इल्तुतमिश, गुलाम वंश का दूसरा शासक है। गुलाम वंश का दूसरा शासक आता है इल्तुतमिश। ये 1210 से लेके 1336 तक पूरा 1236 तक ये पूरा राज करता है। 1300 कहाँ से आ गया? 1300 नहीं, 1236 तक ये पूरा राज करता है। कब तक राज करता है? क्योंकि 1206 से लेके 1290 तक ही पूरा गुलाम वंश चलता है। तो 1210 से लेके 1236 तक ये इल्तुतमिश राज करना स्टार्ट करता है, शासक बन जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो इल्तुतमिश बताना, वास्तविक संस्थापक। लेकिन संस्थापक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है इसने अपने को मतलब राजा मान लिया था। ये अपना जिस तरीके से हम लोगों में राज्याभिषेक होता है इसी तरीके से इन लोगों में भी पता ना कालिमा की कुछ होता है, इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे मतलब इसका हो गया था, गुरु ने इनको राजा बना दिया था। तो वास्तविक राजा यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का वह शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। गुलाम वंश का वह शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो यही इल्तुतमिश है जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत इसे ही कहते हैं। ध्यान में रहे आपको कि तभी से हम लोग इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं और दिल्ली सल्तनत इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो शासक आया था उसकी राजधानी लाहौर में ही थी और लाहौर में उसकी चौगाना खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये जैसे ही आया, कौन आया? ये इल्तुतमिश जैसे ही आया तो चालीसा दल पूछेगा कि चालीसा दल किसने चालू किया था? चालीसा दल किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने चालीसा दल को चालू किया था। ये खूब तुर्क के जो शासक थे, मतलब सरदार थे, उनको बहुत ज्ञानी लोगों को 40 लोगों को बैठा दिया था, उसे चालीसा दल कहा गया था, जिसमें से इल्तुतमिश ने ला के बैठा के और वहाँ पे वो जो निर्णय देते थे, जो बताते थे तो उसके अनुसार सही काम होता था, तो ये काम को करना ही स्टार्ट कर देता था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था किसने लाया था? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ही लाए थे। इल्तुतमिश लाया था। क्या चीज़ लाया था? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था कौन शासक लाया था? तो इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था को लाया था। ये कहता क्या था? इसका कहने का मतलब था, इक्ता व्यवस्था का मतलब क्या था कि आप लोग अगर काम कर रहे हो हमारे पास में, तो जो आपका मंथली वेतन बनता है, आपको वेतन पैसे के बदले आपको हम जमीन देंगे, इसे कहा जाता था एकता व्यवस्था। और इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल को भी लाया था। ध्यान में रहे आपको, चालीसा दल कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। इक्ता व्यवस्था कौन लाया था? यही लाया था, इक्ता व्यवस्था। जमीन के भैया आपको जमीन देंगे हम, पैसे हम नहीं दे सकते हैं, जितना भी आपको काम करना है पूरे जमीन में हम राज करते हैं, आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा हम देना स्टार्ट कर देंगे। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? मतलब किस वंश का था इल्तुतमिश? तो इलवरी वंश का था। कौन सा वंश? इलवरी वंश किसका है? तो इल्तुतमिश का इलवरी वंश है। न्याय के लिए लाल वस्त्र किस राजा लाया था? कौन सा राजा लाया था? न्याय के लिए लाल वस्त्र निकाला था कि जिसको न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन के आएगा और हम उसको न्याय देंगे। तो लाल वस्त्र का इल्तुतमिश ने ही व्यवस्था लाया था कि लाल वस्त्र जो पहन के आया था, इसलिए उसे न्याय दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये गुलाम था ना, किसका गुलाम था? मतलब
कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गुलामों का गुलाम इसे कहा है, डबल गुलाम हो गया। तो मतलब गुलामों का एक गुलाम था। वो शासक होता तब तो हमें कहती, लेकिन वो शासक नहीं था, गुलाम था, गुलाम ही बन के रह गया था, खत्म भी हो गया था। तराइन का तृतीय युद्ध 1512 में किसके बीच में हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था। पहला युद्ध तो हुआ था 1191 में, जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दोनों के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में, लेकिन 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, गौरी किया था, उस समय गौरी और कौन किया था? पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लेके चला जाता है। लेकिन यही में पूछता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में 1215 के बीच में इन दोनों में लड़ाई युद्ध होता है। इसमें यालदोज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश जीत जाता है और यालदोज हार जाता है। यालदोज कौन है? यालदोज गौरी का ही गुलाम है। जिस तरीके से बख्तियार खिलजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी तरीके से यालदोज भी था। यालदोज लड़ाई क्यों किया था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही खत्म हुआ तो इसका गुलाम था इल्तुतमिश शासन करने के लिए गुलाम वंश का शासक बन गया, दिल्ली सल्तनतकार का यह शासक बन गया था। लेकिन यहीं पे यालदोज कहा था कि इल्तुतमिश के बाद हमारा नंबर है, हम बनेंगे यहाँ का राजा। लेकिन इसी बीच में दोनों में युद्ध हो जाता है और जैसे ही दोनों में युद्ध होता है तो इसमें यालदोज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको समझाना भी है और इसमें आपको क्वेश्चन भी बता देना है, दोनों काम यही होता है। अगर आप लोग जीके देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर किसी का निकाल के देख रहे हो, तो उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इससे आपको समझ आ जाए। समझ में आ रहा है? इससे आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाए। तराइन की तृतीय युद्ध समझ में आ गया। देखो, हमने पानीपत का 3 युद्ध बता दिए, पानीपत के तीनों युद्ध भी बता दी हूँ और तराइन का तीनों युद्ध बता दी हूँ। पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ा रही थी आपको बाबर के विषय में, उस बाबर में मैंने आपको किसके विषय में? तीनों युद्ध के विषय में बता दी हूँ। बाबर वाला में, जो मुगल साम्राज्य का बाबर से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में उसमें बता दें। उसमें आप लोग ध्यान से देख लेना। उसमें आपको अगर ध्यान से देखना हो, पढ़ना हो, आगे बढ़ना है तभी देखना, नहीं तो फिर देखने की नहीं, फिर वीडियो क्लिक कर हटा के चले जाना। लेकिन पढ़ना है तभी कुछ का मतलब कुछ बनना है, कुछ काम को करना है कि हम गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए, तभी आप लोग देखना। नहीं तो दूसरे के लिए क्या है, या दूसरे के लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगी क्या पढ़ाया जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन कौन था, रजिया सुल्ताना कौन थी, उन सबों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इतिहास तो सबके लिए है, इतिहास तो पढ़ना सबके लिए है, लेकिन समझ में किसी किसी को ही आता है इतिहास। जब तक से उसे शुरू से पता ना हो, समझ में ही नहीं आता है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। मृत्यु इसकी कब हुई थी? 1236 में इल्तुतमिश खत्म हो गया था। 1236 में इल्तुतमिश क्या हुआ था? खत्म हो गया था। अब ये जिंदा नहीं बचा। जैसे ही खत्म हुआ तो इसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना। इसका बेटा भी था, लेकिन वो लायक नहीं था। उस बेटे को नहीं राजगद्दी बैठाया गया, थोड़े दिन के लिए उसे भी बैठाया गया था, लेकिन उसका नहीं। जिसके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए आप लोग पढ़ो। इसके अलावा दूसरे को पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। रजिया सुल्ताना, इसके मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रजिया सुल्ताना शासन करने के लिए आती है। 1236 से लेकर 1240 तक ये टोटल ये राज करती है, यानी शासिका के तौर पे रजिया सुल्ताना बैठती है। ये योग्य शासिका थी, लेकिन एक महिला होने के कारण ये अयोग्य शासिका बनी, नहीं तो ये योग्य शासिका में मानी जाती। सिर्फ महिला के कारण इसे अयोग्य शासक मान लिया गया था। समझ में आ रहा है? रजिया सुल्ताना का सेनापति कौन था? रजिया सुल्ताना का सेनापति याकूत था। कौन था? याकूत। रजिया का पति कौन था? अल्तुनिया था। अल्तुनिया इसके पति का नाम था। इसी अल्तुनिया से रजिया सुल्ताना युद्ध करने गई थी, लेकिन उसे मतलब कि वहाँ पे उसने शादी कर लिया और वो वहाँ से चली। और जैसे ही वहाँ से चली तो इसको कुछ डाकुओं ने मिलकर रजिया को मार दिए थे।
कौन डाकुओं ने? ये चालीसा दल वाले इस रजिया सुल्ताना को पसंद नहीं करते थे, जो चालीसा दल वाले थे। ये रजिया सुल्ताना ने क्या किया था, इसका पिता ने निकाला था कि जिसको न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन के आएगा, उसको हम न्याय देंगे। रजिया सुल्ताना ने भी अपने न्याय के लिए गई कि क्या एक औरत, एक महिला, एक लड़की क्या इस योग्य नहीं है कि शासन कर सके, शासक बन सके? इसके पिता ने कहा क्यों नहीं, बन सकती है, कोई बात नहीं। तो इसने न्याय मतलब मांगी और रजिया सुल्ताना 36 से लेकर 40 तक पूरा शासक बनी रही। लेकिन इसको ना पसंद करते थे कौन? चालीसा दल वाले। चालीसा दल वाले का ही चाल था कि उसने रजिया सुल्ताना को डाकुओं से मिलकर हरियाणा के साइड में इसको मरवा दिया गया था। ठीक है, रजिया सुल्ताना की मृत्यु। रजिया सुल्ताना और उसके पति अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना की मृत्यु कब हो गई थी? 1240 में इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में इतना आप लोग को जान लेना है। रजिया सुल्ताना के बाद और शासक आते हैं। तो रजिया सुल्ताना के बाद कौन कौन शासक आता है? तो बहराम शाह आता है, नसरुद्दीन आता है और बलवन आता है। नसरुद्दीन शाह, बलवन भी आता है। नसरुद्दीन शाह भी राज करता है, लेकिन नसरुद्दीन शाह को मरवा के बलवन बन जाता है शासक। समझ में आ रहा है? तो चालीसा दल किस शासक ने खत्म कर दिया था? इल्तुतमिश ने चालीसा दल लाया था, लेकिन इसे बलवन ने चालीसा दल को खत्म कर दिया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिस क्वेश्चन को आपको बताने के लिए आप सक्षम हो कि आप बता सकते हो। अब ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, चालीसा दल के बारे में पूछ सकता है, किसने लाया, किसने खत्म किया, एकता व्यवस्था किसने लाया, बलवन ने खत्म की, किसी तरीके से इसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बलवन के दरबार में कौन सा कवि रहता था? अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो, ये बलवन के दरबार में ये रहता था। बलवन की मृत्यु कब हुई थी? 1286 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जलालुद्दीन के ने बता के मतलब जलालुद्दीन के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में खिलजी वंश स्थापना जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो शासक आए थे उस शासक का नाम था मोइनुजुद्दीन कैकुवार, और एक आया था क्यूमर्स आया था। लास्ट वाला अंतिम शासक, इस अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स आया, इन दोनों ने कोई योग्य शासक नहीं थे, इसलिए खिलजी वंश का स्थापना हो गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस का स्थापना कर दिया था। इसके बाद आप लोगों को ये तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल, ये आप पूरे ध्यान से देख लेना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत काल का 1206 से लेके 1226 तक पूरा चलता है। जब तक 1226 में बाबर नहीं आ जाता है, तब बाबर का वीडियो मैं आप लोग को बना के बता दी हूँ कि पानीपत का युद्ध 1526 में ही हुआ था, और ये बाबर जब आया था तभी इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देता है। लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी था। धीरे धीरे इस लोदी वंश को भी ख़त्म कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं अगले शासकों के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।